मेरे ससुर अंधे थे, मगर मेरे पति का चाहता होने की वजह से मैं उनके सारे काम करती थी। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनती। वह बहू बहू करके मेरे और करीब होने लगते। और अचानक एक रात मेरे साथ मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदारों औरतों ने मुझे हॉल में बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरे ससुर बैठे टुकुर टुकुर मुझे ही देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। सरसरी सी नज़र मेरी उन पर पड़ी थी। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी थी कि वह लगातार मुझे ही देख जा रहे थे। उस वक्त तो उनकी उम्र 46 साल की थी। मेरे ससुर तकरीबन जवान ही थे, क्योंकि कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। 20 मिनट तक अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही, लेकिन मेरे ससुर ना तो उठकर मेरे पास आए और नहीं मुझसे कोई बात की। बस सामने बैठकर मुझे देखे जा रहे थे। 4 या 5 मिनट बाद मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैंने उससे खुद को देखते हुए पाया। मैं दिल में यह सोचा कि बहुत ही बेशर्म आदमी है। बहू तो बेटी जैसी होती है, उन्हें जरा भी शर्म नहीं। ये कैसे सबके सामने मुझे ही ताके जा रहे हैं। अब मैं माथे पर बल डाले उन्हें घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल थे। बस मुझे ही देखे जा रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। मुझे उनकी यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। खैर, रस्म खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। मेरे पति कमरे में आए तो मैं उदास बैठी थी। वो मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यूं उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है गुंजन। फिर वो समझे कि शायद वो काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे कि मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो, ऐसे मौके पर दोस्तों के मजाक आसमान पर होते हैं। फिर उनसे मेरी तारीफ़ की। अपनी तारीफ़ सुनकर मेरा मूड अच्छा हो गया था। मैंने अपने ससुर की बात को अपने पति के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचेंगे। आते ही मेरे पति अपने बाप के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी। मेरे पति इकलौते बेटे थे और उनकी माँ नहीं थी, और उस वक्त घर में मैं, मेरे पति और मेरे ससुर थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पति कहने लगे कि आज का नाश्ता मैं बाजार से ही लाता हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज ही मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी है, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें संभालना पड़ेगा। यह बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई हैरानी नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो मैं नाश्ते के टेबल पर मेरे ससुर जी बैठे थे, वहाँ पर मैं भी बैठ गई। मैं उनके सामने बैठ गई। उसने मुझसे बात की, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। जब मेरे पति पास आए तो मेरे बजाय अपने पापा के पास बैठे और उनकी प्लेट में चने डाले और रोटी तोड़कर अपने हाथों से खिलाने लगे। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी, और उससे ज़्यादा हैरत मुझे यह हुई कि वो अभी सामने बैठे मुझे ही देखे जा रहे थे। उसने तो अपने बेटे का भी लिहाज न रखा, और मुझे मेरे पति पर भी गुस्सा आने लगा कि वो तो उन्हें रोक सकते थे। और फिर यह भी मुझे अजीब लग रहा था, उन्हें खुद क्यों खाना खिला रहे हैं। वो 46 साल के आदमी थे, क्या खुद नहीं खा सकते थे। मैंने कहा, सागर, पापा जी खुद से खाना खा सकते हैं, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर सागर कहने लगे, गुंजन, मेरे पापा देख नहीं सकते। यह सुनना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से उन्हें देखने लगी। अच्छे खासे आदमी थे, उनकी आंखें भी ग्रे कलर की भी थी, बेहद खूबसूरत भी थी। मुझे ना जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि उनकी आंखों में यह कमी थी कि वो देख नहीं सकते हैं, और कल से मैं ना जाने दिल में उनके लिए कितना बुरा भला कह चुकी थी। सागर के चेहरे पर उदासी सी छा गई और मुझसे कहने लगे, मेरे पापा एक दिन माँ को मेरी नानी घर छोड़ने गए थे, तो रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें माँ का देहांत हो गया और पापा की आंखें चली गई। उनका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं। कहने लगे, इनके सारे काम मैं ही करता हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इन्हें अपने पापा समझकर इनके सारे काम किया करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। यह सुनकर मेरी बात पर पापा की आंखों में आंसू झलके थे। कहने लगी कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें देखूं, लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही बहू है और मैं उसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले तो मेरे दिल में अपने ससुर के लिए नफरत के जज्बात थे, वो अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब सागर ने ड्यूटी ज्वाइन की। जब वो अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि पापा को खाना भी तुम अपने हाथ से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाना खिलाने का काम तो ठीक था, लेकिन कपड़े का सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा गया था। मैंने कहा कि ये क्या बात सही नहीं है, ये मैं कैसे इन्हें कपड़े बदल सकती हूँ। कहने लगी कि इन्हें अपने पापा की तरह समझो, इनकी सेवा करो।
अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इन्हें संभालूं? फिलहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। यह कहकर वह चले गए। मैं बहुत परेशान थी। अभी यह सोच ही रही थी कि क्या करूं क्या नहीं, जब मुझे मेरे ससुर के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वो बहू बहू कहकर पुकार रहे थे। मैं उनके कमरे में गई तो वो पेंट और बनियान पहने खड़े थे। कहने लगे कि बहू ये शर्ट मुझे पकड़ा देना। जाने सागर ने कहाँ रख दी है। मैं हर जगह हाथ मार कर देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही है कहाँ है। उनकी शर्ट पैंट के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उनको पकड़ा दी। उन्होंने वो शर्ट पहन ली, लेकिन वो बटन टेढ़े मेढ़े बंद कर रहे थे। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा कि आप छोड़ो, मैं आपको बटन बंद करके देती हूँ। मैंने उनकी शर्ट के बटन बंद किए तो वो बहुत खुश हो गए। कहने लगे कि मेरे बाल भी बना दो बहू। मैंने ड्रेसिंग से कंघी निकाला और उनके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगी कि मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे दो तो। मैंने डरते डरते उनको अपना हाथ पकड़ा दिया। मैं ये सोच रही थी कि वो क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया था और कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगे बहू, मैं तुमको देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि बहू कैसी होती है। मुझे तो अपनी बीवी की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। सागर बहुत छोटा था जब मेरी बीवी का देहांत हो गया, और जब मेरी आंखें चली गई तो मेरे बेटे ने ही मुझे संभाला था। लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम पर आ गई, और शादी के बाद के दिन तुमने भी अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ तुम पर आ गया। वो बड़े उदास होकर यह सब कह रहे थे। मैंने कहा कि आप किसी पर भी बोझ नहीं हैं, और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुले मिजाज के होने लगे थे। अब तो मुझे खुद पुकार के कहते, बहू मुझे शर्ट पहना दो। मुझसे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहते कि तौलिए मेरे बाल साफ कर दो। वो तो खुद कर सकते थे। मुझे तो शादी से पहले लगा था कि बस एक ससुर है और एक पति, मेरे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो अपने ससुर की वजह से हर वक्त कामों में व्यस्त होकर रह गई थी। कभी किचन में बर्तन धोती रहती तो वो बहू बहू चिल्लाने लगते। मैं भागी दौड़ी उनके कमरे में जाती, वो हंसने लगते, हाथ में मोबाइल पकड़े कहते कि मेरे साथ बैठकर यह गाना तो सुनो जरा, कितना अच्छा है। वो देख तो नहीं सकते थे लेकिन सुन सकते थे, इसलिए मोबाइल पर कहानी गाने सुनना उनका शौक था। मैं कहती थी अब सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहिए और मुझे यह बताइए कि मैं बर्तन धोऊं या खाना बनाऊं, या फिर मैं आपके साथ बैठकर यह गाने और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उनसे कहा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगे, कहने लगे कि मेरे पास बैठो और मेरे साथ ये गाने सुनो, तुम्हारी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। काम को छोड़ो, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। मैं उनके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा कि अच्छा चलिए यह बताइए, अब आपको भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वह हंसकर कहने लगे कि तुम्हारे सर खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा खबरदार, जो आपने मुझे आवाज़ दी तो बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो। मुझे अभी खाना बनाना है। सागर ने मुझे चने चावल बनाने का कहकर गए हैं। मैं खाना पकाने का कहकर बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने चने चावल बनाए। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा हुआ था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि अपने ससुर का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं अपने ससुर के कमरे में दाखिल हुए, चीज़ों को टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहे थे। उनके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वो फर्नीचर साफ कर रहे थे। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कर देती हूँ। मैंने उनके हाथ से कपड़ा छीना तो वो कहने लगे कि नहीं, तुम थक जाओगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सारे काम सागर ने तुम पर डाल दिए हैं। बहू ऐसा करो कि मुझे बता दिया करो, छोटे मोटे काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर लिया करूँगा। वो बड़ी उदासी और फिक्रमंदी से कह रहे थे। मैंने कहा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब बैठे रहो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनको पकड़कर बेड पर बिठा दिया और मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा कि आप बस वीडियो सुनो। मैंने उनको एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन उन्होंने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगे कि यहाँ बैठो, तुमने बहुत काम कर लिया और तुम कुछ नहीं करोगी। उन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा कि पापा यह क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है।
आप बताओ चाय के साथ क्या क्या खाओगे? आपके लिए कुछ चिप्स ला दूँ? कहने लगे। बिल्कुल नहीं खाना मुझे, तुम मुझे भी अपने साथ किचन में ले चलो। बस मुझे बताओ कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा कि आप मेरी फिक्र छोड़ दें। यह कहकर मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई। मैंने उनके लिए चाय बनानी, चिप्स तली और फिर उनको चाय दी। चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तारीफ कर रहे थे। फिर एक दिन वो हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन सागर को मेरी कोई परवाह न थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बचा हुआ खाना खाना पड़ता है और घर में आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उनके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने की बजाय बढ़ने लगा था। मैं अपने कमरे में ही सुस्त लेटी हुई थी जब कमरे पर आवाज़ हुई और फिर दरवाज़ा खुला। मेरे ससुर मेरे सामने खड़े थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखा। वो अपने स्टैंड की मदद से चलते हुए मेरे पास आए और कहने लगे, बहू तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। यह सुनकर वो परेशान हो गए। मैंने कहा कि मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी। वे कहने लगे कि क्या तुमने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करिए कि आप सागर को फ़ोन कर दो, उससे कह दो कि जल्दी घर आ जाएं, मुझसे घर पर आ जाएं। मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो सुनकर मैं एकदम से अपने बुखार को भूलकर बेड से उठकर जल्दी से कमरे से बाहर आई। यह देखने की आवाज़ किसकी है। यह आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। अब मैं बाथरूम में आई तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे ससुर के माथे से खून निकल रहा था। मैं फौरन से अपने ससुर के माथे पर लगी चोट से आ रहे खून को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस वक्त उनके सर से बहुत खून निकल चुका था। वो चिल्लाए जा रहे थे। मैंने कहा कि आप क्या करने गए थे? बाथरूम में कहने लगे, मैं हाथ मुंह धोकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जाने वाला था। वो तड़पते जा रहे थे। कहने लगे कि मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगा। उनके सर और गर्दन में बहुत खून आ चुका था। वो तड़पते जा रहे थे। सागर को जब पता चला तो वो भी थोड़ी देर में घर आ गए थे। अपने पापा को ऐसी हालत में देखकर वो रोने लगे। सागर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। मैं बहुत परेशान थी कि मुझे सागर का फ़ोन आया। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया और पूछा कि पापा कैसे हैं। वो कहने लगे कि सर से इतना खून बहुत बह चुका था, मैंने तुम्हें कहा भी था कि उनका ख्याल रखा करो। यह कर वो रोने लगे। कहने लगे कि मुझसे उनकी यह तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो बुरी तरह से चिल्लाए जा रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम था कि वो कब उठे और बाथरूम में चले गए। सागर कहने लगे कि मैं अस्पताल में ही रहूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने सोचा कि सुबह तक मेरे ससुर को राहत मिल जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे, फिर घर पर आ जाएंगे, मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़कर रह गए थे। सागर ने कहा कि मेरे पापा हम लोगों के बीच नहीं रहे। सुनना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि सागर नहीं, आप यह क्या कह रहे हैं? उनको बस जरा से सर में चोट लगी थी, वो कैसे हमें छोड़कर जा सकते हैं? मैं रोए जा रही थी। सागर कहने लगे कि चोट उनके दिमाग की नसें तक पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। पूरी रात मेरे पापा दर्द से तड़पते रहे। मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगे कि बेटा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मुझे जीना है। अभी तो मेरी बेटी जैसी बहू मिली है, लेकिन वह जा चुके थे। यह सदमा हम दोनों के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में मेरे ससुर की बहू पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं भागकर जब उनके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं रोने लगती। कुछ महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। सागर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन पूरा वक्त भी मेरे अपने ससुर की याद में रोते ही गुजरता था। वो बहुत अच्छे इंसान थे और मुझे बहुत एहसास करवाते थे। मैं कुछ सोच रही थी कि काश उस दिन मैं नाश्ता बना लेती, पर जो किस्मत में होना था उसे कौन रोक सकता है। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ। सागर बहुत ठीक होने लगे थे। सागर ने अपने बेटे का नाम
अपने पापा का नाम ही रखा। मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा कि ऊपर वाले ने हमें बहुत खुशी दी है, यही अब हमारे दुख को भरेगा और मेरे ससुर की याद दूर करेगा। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।